हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुद्र का पार्ट सेकंड। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि रुद्र के संगठन को हम दो भागों में बांटते हैं। इसमें फर्स्ट भाग आता है प्लाज्मा तथा सेकंड भाग आता है हमारा रुधिराणु या ब्लड कार्पल्स। दोस्तों प्लाज्मा के बारे में मैंने फर्स्ट भाग में आपको डिटेल से बता दिया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रुधिर बिंबाणु या ब्लड कार्पल्स। दोस्तों ब्लड कार्पल्स में भी हम तीन भागों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट भाग करेंगे हम आरबीसी का, सेकंड बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी की तथा थर्ड बात करेंगे हम प्लेटलेट्स की। दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। फर्स्ट बात करते हैं हम आरबीसी की या रेड ब्लड सेल की। दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण स्थल होता है, जहाँ से इनका निर्माण होता है, वो भ्रूण अवस्था में तो होता है यकृत व पीलिया में तथा वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण है भ्रूण अवस्था मतलब जन्म से पूर्व, जब बच्चा पेट में रहता है तो उस समय तो होता है आरबीसी का निर्माण यकृत तथा पीलिया में, तथा वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा तथा बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि केंद्रक। आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, ऊंट तथा लामा। ऊंट तथा लामा का जो रक्त होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। जो आरबीसी है उसकी आकृति अंडाकार या गोलाकार होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट तथा लामा के जो रक्त है उसमें केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्य की। जो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। आरबीसी के अगर कार्य की बात करें, आरबीसी का मुख्य कार्य हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरबीसी का जीवन काल। जो आरबीसी का जीवन काल माना गया वो माना गया 80 से 120 दिन का। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल होता है 80 से 120 दिन का होता है तथा 120 दिन बाद आरबीसी नष्ट होने लग जाती है तथा इनका पुनर्निर्माण होने लग जाता है। बात करें मृत्यु स्थल की। आरबीसी का जो मृत्यु स्थल है वो यकृत तथा पीलिया को माना गया है। आरबीसी का मृत्यु स्थल यकृत तथा पीलिया होता है, और पीलिया का साधारण नाम बोले तो इसे तिल्ली भी कहते हैं। पीलिया का साधारण नाम तिल्ली होता है। अगर बात करें आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कब्रिस्तान। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान है। तो दोस्तों यकृत तथा पीलिया को आरबीसी का क्या कहा गया? कब्रिस्तान कहा गया। क्वेश्चन आता है निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान या मृत्यु स्थल है, तो यकृत या पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या मृत्यु स्थल कहा गया है। अब बात करते हैं आरबीसी का मापन। दोस्तों आरबीसी का जो मापन है वो हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है, तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी का मापन किया जाता है। अब बात करते हैं हम आरबीसी के। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य के शरीर के किस भाग में वृद्धि होती है? तो ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं या पहाड़ों पर जाने पर मनुष्य की आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है तथा सोते समय आरबीसी की जो संख्या है 5% कम हो जाती है। दोबारा सुनो, ऊंचाई पर जाने पर या पहाड़ों पर जाने पर मनुष्य की आरबीसी की संख्या में तो वृद्धि होती है तथा सोते समय आरबीसी की संख्या 5% घट जाती है। आरबीसी का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण कैसा होता है? लाल होता है। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है आरबीसी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम बोलते उसे, अन्य नाम आरबीसी का अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है यकृत या पीलिया। बात करें हम आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आरबीसी की कमी से रोग। जो आरबीसी की अगर संख्या कम हो जाए तो उससे कौन सा रोग होता है? आरबीसी की संख्या कम होने से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग। आरबीसी की संख्या
कम होने से एनीमिया रोग होता है। इस रोग में खून की मात्रा घट जाती है। अगर आरबीसी की वृद्धि हो जाए, यदि हमारे शरीर में आरबीसी की वृद्धि हो जाए, वृद्धि से रोग, आरबीसी की वृद्धि से रोग पॉलीसाइथेमिया होता है। पॉलीसाइथेमिया रोग। दोस्तों इस रोग में शरीर पर इस रोग में त्वचा पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। त्वचा पर काले धब्बे पॉलीथेमिया जो रोग होता है, इस रोग में त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आरबी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं बोर्ड पे करा चुका हूं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी की। दोस्तों सफेद रुधिर कणिका का जो निर्माण स्थल है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। क्वेश्चन आता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? अपनी न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं की सहायता से जो हानिकारक रोगाणु आते हैं उनको नष्ट कर देता है। डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं की सहायता से हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर की रक्षा हो जाती है। इसी कारण डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिकाओं भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हानिकारक जो जीवाणु है, ये सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नहीं, तो डब्ल्यूबीसी में तो केंद्रक पाया जाता है लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी के जो आकार है कोई निश्चित नहीं होता, जबकि आरबीसी का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल माना गया है वो माना गया है 1 सप्ताह तक। दोस्तों इसका जीवन काल 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है या 7 दिन भी, ये कोई फिक्स नहीं है। इसका जीवन काल 1 सप्ताह तक माना गया है। मृत्यु स्थल है कब्रिस्तान। डब्ल्यूबीसी का जो मृत्यु स्थल है वो किसे माना गया? रक्त को माना गया। क्वेश्चन आया डब्ल्यूबीसी का मृत्यु स्थल या कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो रक्त को डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान या मृत्यु स्थल कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ही सैनिक कणिकाएं कहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं की सहायता से रोगाणुओं को क्या करती है? नष्ट करती है, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एड्स रोग में प्रभावित कौन होता है? एड्स रोग में प्रभावित होता है तो डब्ल्यूबीसी। एड्स नामक रोग में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है? घट जाती है, जिससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। अब बात करें हम डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है, तथा अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से ल्यूकोमिया। दोस्तों ये ल्यूकोपीनिया है कमी से, तो और जो वृद्धि से ल्यूकोमिया या ब्लड कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु की। दोस्तों प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। फर्स्ट आता है कि प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो प्लेटलेट्स में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका निर्माण रक्त में होता है तथा इसका मृत्यु स्थल भी क्या है? रक्त। आ जाए कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त में, और इसका मृत्यु स्थल या कब्रिस्तान भी कहाँ है? रक्त ही होता है। इसका जीवन काल जो माना गया है वो माना गया 3 से 5 दिन का। जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। यह सिर्फ 3 से 5 दिन तक ही कार्य करते हैं, उसके बाद में नष्ट हो जाते तथा इसका पुनर्निर्माण होने लगता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है यह होता है रक्त का थक्का जमाना। जब भी हमारे चोट लग जाती है तो चोट लग जाने पर, हाथ या पैर में चोट लग जाने पर एक काले कलर का क्या है? थक्का जम जाता है। जो थक्का जमाने का मुख्य कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स ही करता है। अगर पूछे डेंगू नामक रोग में प्रभावित अंग कौन होता है, तो डेंगू नामक रोग में प्रभावित होता है प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा जब किसी को डेंगू रोग हो जाता है तो कहते हैं कि इसकी प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो गई है, इसकी प्लेट्स बहुत डाउन हो गई है। तो डेंगू नामक रोग में प्लेटलेट्स
क्या है, प्रभावित होती है, इसकी संख्या कम हो जाती है। डेंगू जो रोग है वो अर्बो वायरस के कारण होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेंगू नामक रोग किस वायरस से होता है, तो वायरस का नाम अर्बो वायरस, या इसका दूसरा नाम भी है जिसे क्या कहते हैं हम, फलेबी वायरस। डेंगू नामक जो रोग है उसमें जो वायरस है वो क्या कहलाता है, अर्बो वायरस या फलेबी वायरस। और डेंगू का जो वाहक होता है, डेंगू का वाहक मादा मच्छर, क्या नाम है, एडिस एजिप्टाई। अगर बात करें कि डेंगू का वाहक कौन होता है, डेंगू को फैलाने का कार्य कौन करता है, तो मादा मच्छर एडिस एजिप्टाई क्या होता है, डेंगू का वाहक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, अब हम बात करेंगे RH कारक की। दोस्तों जो RH कारक है उसके जो खोजकर्ता माने जाते हैं, RH कारक के खोजकर्ता, सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि RH कारक की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो RH कारक की खोज कार्ल स्टीनर तथा उनका एक सहयोगी था जिसका नाम क्या था, बीनर ने 1940 में की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो RH कारक है वो कहाँ पाया जाता है, RH कारक पाया जाता है रक्त में पाया जाता है। जो RH कारक के खोजकर्ता माने जाते हैं कार्ल स्टीनर तथा उनके सहयोगी बीनर, जिसने सन 1940 में RH कारक की खोज की। इन्होंने सर्वप्रथम जो RH कारक खोजा गया, सर्वप्रथम RH कारक सर्वप्रथम जो RH कारक खोजा गया वो खोजा गया था रीसस नामक बंदर में। दोस्तों ये क्वेश्चन दो या तीन बार एग्जाम में पूछा गया कि सर्वप्रथम RH कारक किस में खोजा गया, तो सर्वप्रथम जो RH कारक खोजा कार्ल स्टीनर तथा बीनर ने, वो खोजा था रीसस नामक बंदर में खोजा था। जिन व्यक्तियों में RH कारक पाया जाता है, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक पाया जाता है वो तो कहलाते हैं RH पॉजिटिव। जिनमें जिसके रक्त में RH कारक पाया जाता है वो तो कहलाते हैं RH पॉजिटिव। तथा जिनके रक्त में RH कारक नहीं पाया जाता कारक, वो क्या कहलाएंगे, RH नेगेटिव। ऐसे व्यक्ति जिनके रक्त में RH कारक पाया जाएगा वो तो कहलाते हैं RH पॉजिटिव। तथा ऐसे व्यक्ति जिनका रक्त में RH कारक नहीं पाया जाता, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, RH नेगेटिव। भारत में सर्वाधिक लोग RH पॉजिटिव हैं, जिसमें 93% लोग क्या हैं, RH पॉजिटिव। भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक लोग RH पॉजिटिव होते हैं, लगभग 93%, तथा 7% लोग कैसे हैं, RH नेगेटिव माने गए। भारत में सर्वाधिक 93% लोग तो RH पॉजिटिव तथा 7% लोग RH नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कि RH पॉजिटिव तथा नेगेटिव वाले व्यक्ति किसको रक्त दे सकते हैं तथा किससे रक्त ले सकते हैं। बात करें हम RH पॉजिटिव व्यक्ति, तो ये डोनेट करेगा। RH पॉजिटिव व्यक्ति रक्तदान किसे कर सकता है, RH पॉजिटिव वाले को। RH पॉजिटिव व्यक्ति रक्तदान RH पॉजिटिव को ही कर सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव व्यक्ति एक्सेप्ट किससे करेगा, एक्सेप्ट RH पॉजिटिव व्यक्ति जो रक्त ले सकता है, ग्रहण किससे कर सकता है, RH पॉजिटिव से भी और RH नेगेटिव से भी। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि RH पॉजिटिव व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, तो रक्तदान तो सिर्फ ये RH पॉजिटिव को ही कर सकता है, लेकिन रक्त ले सकता है तो ये RH नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों से रक्त ले सकता है।
अब बात करें अगर एक RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह, एक RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से करा दिया जाए, अगर RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से करा दिया जाए तो इनकी जो पहली संतान है वो तो कैसे प्राप्त होती है, जीवित प्राप्त होती है। लेकिन जब सेकंड संतान होती है, सेकंड संतान की गर्भाशय में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एक RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह अगर RH नेगेटिव महिला से करा दिया जाए तो जिनकी जो पहली संतान है वो तो जीवित प्राप्त होती है, लेकिन जो सेकंड संतान या थर्ड संतान होती है उसकी गर्भावस्था में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस रोग को क्या कहते हैं हम, इस रोग को कहते हैं एरियो हलास्टिक। दोबारा समझो दोस्तों, जब RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से करा दिया जाता है तो इनकी जो पहली संतान है वो तो जीवित प्राप्त होती है, लेकिन जब सेकंड संतान या थर्ड संतान प्राप्त होती है तो उसकी गर्भ में ही क्या है, मृत्यु हो जाती है। जिस रोग को क्या कहते हैं, एरियो हलास्टिक नामक रोग कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्त, रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। पहला रक्त समूह आता है ए रक्त समूह, सेकंड बात करेंगे हम बी की, थर्ड बात करेंगे ए बी रक्त समूह की, और फोर्थ पे बात करेंगे हम ओ रक्त समूह की। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो होता है ओ रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ रक्त समूह तथा सर्वग्राही किसे कहते हैं, सर्वग्राही होता ए बी रक्त समूह। अब ये होते क्या है इन्हें समझते हैं। ऐसा रक्त समूह, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को रक्त दे सकता है वो तो होता है ओ। ऐसा रक्त समूह जो किसी भी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है वो होता है ओ। और ऐसा रक्त समूह जो किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, वो कहा जाता है ए बी। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप से हम रक्त दे सकते हैं तथा किससे हम रक्त ले सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ए, सेकंड बी, ए बी और ओ की। दोस्तों ए जो रक्त समूह है वो दान कर सकता है, ए रक्त समूह दान कर सकता है ए को और ए बी को। ए रक्त समूह किन किन को रक्त दे सकता है, एक तो ए को, सम ए को तथा ए बी को, तथा ग्रहण कर सकता है। ग्रहण किन से कर, ए बी ए जो रक्त समूह है वो दान तो कर सकता है ए को और ए बी को, तथा ग्रहण किन किन से कर सकता है, ए से और ओ से। ए से तथा ओ से ए क्या रक्त को ग्रहण कर सकता है। बात करें हम बी को, तो दान किस किस को कर सकता है, बी को और ए बी को। और बात करें बी जो रक्त समूह है वो किस किस से रक्त ले सकता है, तो ग्रहण कर सकता है बी से और ओ से, क्योंकि ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, सभी को रक्त दे सकता है। और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है, सभी से रक्त ले सकता है। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी किस किस को रक्तदान कर सकता है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस किस को रक्तदान कर सकता है, तो ए बी रक्त समूह केवल ए बी को ही रक्तदान कर सकता है। अगर बात करें किस किस से ग्रहण कर सकता है, तो ग्रहण ये कर सकता है ए से, बी से, ए बी से तथा ओ से। ए बी का जो रक्त समूह है वो रक्तदान सिर्फ ए बी को कर सकता है, लेकिन बात करें ये किस किस से रक्त ले सकता है, तो सभी से यह रक्त ले सकता है। बात करते हैं ओ की, तो दान किस किस को कर सकता है, ए को, बी को, ए बी को तथा ओ को, क्योंकि ये क्या होता है, सर्वदाता होता है, सभी को दान कर सकता है। और ये ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है, सभी से रक्त ले सकता है। बात करें जो ओ रक्त समूह है किस किस से रक्त ले सकता है, किस किस से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो केवल ओ से ही यह रक्त ले सकता है। ओ रक्त समूह भी 2 प्रकार के होते हैं,
ओ जो रक्त समूह है वो भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो ओ पॉजिटिव, दूसरा माना जाता है ओ नेगेटिव। जो ओ पॉजिटिव रक्त समूह वो तो किस किस से रक्त ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है। ओ पॉजिटिव रक्त समूह ग्रहण कर सकता है ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से, लेकिन ओ नेगेटिव किस किस से ग्रहण करेगा, ओनली ओ नेगेटिव से ही रक्त ग्रहण करता है। ध्यान रखें दोस्तों, ओ पॉजिटिव जो रक्त समूह है वो तो ओ पॉजिटिव तथा ओ नेगेटिव दोनों से रक्त ले सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव जो रक्त समूह है वो केवल ओ नेगेटिव से ही रक्तदान ले सकता है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा ब्लड या रक्त का पार्ट कंप्लीट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए तथा अधिक से अधिक कमेंट करिए, तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की।